फिर कब तक, क्योंकि आपका चौथा अटेम्प्ट था। जी। तो वो एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को, उन सारी चीजों को हैंडल किस तरह से आज का युवा करे, ये एक बड़ी बात हो गई है। इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया। तो मतलब जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता था क्वेश्चन करने का कि क्या करें क्या नहीं। जो टॉप करता है आदमी उसी के पास जाता है, जबकि आपके पास भी लोग थे जिन्होंने टॉप किया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। जितना मैं जान रहा हूँ, आप टॉपर्स के पीछे नहीं चले, क्योंकि सचिन का कोई कॉपी नहीं बन पाया, सौरव गांगुली का कोई कॉपी नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। आप क्या कहेंगी? जी, मैंने जैसे बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं अलग कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना यही चेंज लाया था कि मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स। आप आज उस मुकाम पे हैं जिसके आगे अब कोई लकीर नहीं खींची जा सकती है। प्रॉपर IAS हैं। कहा भी जाता है कि अब इस मंजिल की बाद कोई राह ही नहीं बची है कि आप जाए। आगे क्या करेंगी? क्योंकि अब तो लवासना हो गया, फिर मंसूरी में ट्रेनिंग, फिर भारत दर्शन और सारी चीज़ें, और मे भी पॉसिबल है कि यूपी कैडर भी मिल जाए, तो क्या रहेगा? IAS की परीक्षा में 9वीं रैंक लाकर गोरखपुर की नौसीन ने नायाब नगीने के तौर पर अपने जज्बे और हिम्मत से करिश्माई कामयाबी हासिल कर पूरी कायनात को मानो अपने कदमों में झुका दिया हो। नौसीन के घर की ओर से गुजरने वाले ये रास्ते, ये सकरी गलियां और इन गलियों के तंग मोड़ इस बात का बड़े फक्र से गवाही दे रहे हैं कि आज नौसीन के कारनामे से हमें भी कोई जानने लगा है, हमसे भी कोई कलेक्टर बिटिया का आशियाना पूछने लगा है। वरना हम जैसे न जाने कितने गुमनाम रास्ते, कितनी गलियां लोगों के कदमों के आहटों को सुनती रहीं, मगर कुछ कह ना पाई। मगर आज इन रास्तों, इन गलियों, इन मोड़ों को कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए, खुद पर इतराने के लिए बहुत कुछ है। उधर नौशीन का मोहल्ला और मोहल्ले में उसका मकान भी मौन ना रहा, मानो इस मोहल्ले ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया हो कि आज हमारे पास भी है वजह इतराने के लिए, हसरत बन गई है हकीकत ये बताने के लिए। चांद तारे तोड़ लाई हमारी बिटिया इस जहां को और भी रोशन बनाने के लिए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया है। मोहल्ले और मकान का नक्शा तो वही है, मगर अब इसका रुतबा बदल गया है। दोस्तों नमस्कार। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है, यानी कि खुश होता है, तो उसके घर में औलाद देता है, और ऊपर वाला जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसके यहाँ बेटी देता है। जी हाँ, हम एक ऐसी ही बेटी से मिलने आए हैं जिसने अपनी कोशिशों से, अपनी करिश्माई काबिलियत से अपने माँ बाप के दामन में दोनों जहान की खुशियों को डाल दिया। उसने अपने कोशिशों से आसमान से चांद तारे चुराए और उनके झोली में डाल दिया। हम इस समय मौजूद हैं AIR रैंक 9 के यहाँ, यानी कि UPSC में 9th रैंक लाने वाली नौशीन के यहाँ, और हम उनसे बात करते हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कम से कम गोरखपुर से इतनी सर्वोच्च रैंक किसी ने नहीं लाई थी, ऑल ओवर इंडिया रैंक 9। और हम सीधे इनका रुख करते हैं। नौशीन बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। नौशीन, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से जो बातों को लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, जिसके लिए अल्फाज ना हो, वो नहीं बता पाता है आदमी, फिर एक औपचारिकता ही रह जाती है महज ये। आपकी रूह समझ रही होगी, आपकी आत्मा समझ रही होगी कि क्या खुशी है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी लड़ाई होती है UPSC। इस लड़ाई में ज़हनी तौर पर भी लड़ी जाती है और फिजिकली भी लड़ी जाती है, दोनों तरफ से लड़ी जाती है। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि खुद के अलावा और खुदा के अलावा आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले शुक्रिया अपने पेरेंट्स का करना चाहूँगी। उनके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाया है।
और उसके साथ साथ मैं अपने जामिया आरसीए के पीयर ग्रुप्स जिनके साथ मैंने आंसर राइटिंग की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और साथ में ही अपने भाई बहन जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ पे, मतलब हर एक स्टेप पे, सारे फेलियर्स में हेल्प की। नौशीन, क्या मानती हैं कि दुआओं के लिए तो हजारों हाथ उठते हैं, कबूल किसी एक की होती है, लेकिन ये भी नहीं जानता कि किसकी कबूल हुई है। शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका पता भी चले और आपको दुआएं भी लगें। सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में रह के पढ़ना, जैसे कि मुझे पता चला कि 2 अटेम्प्ट आपने जो प्रीलिम्स निकाले फिर मेंस दिए, गोरखपुर से ही दिए और बहुत कोई कोचिंग और इस तरह का चीज़ नहीं किया। आजकल कोचिंग क्या बड़ा ट्रेंड चला हुआ है एक तरीके का कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाके या प्रयागराज में जाके तो बड़ा मुश्किल सा है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं कोचिंग कल्चर बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, स्कूल्स में भी मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मैं ज़्यादा कोचिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मतलब उनके कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं फ्रीली, वो यूज़ कर सकते हैं और बाकी साथ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह उनकी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फुल फ्लेजेड कोचिंग प्रोग्राम का उतना नहीं मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। 24 साल की उम्र है और 2024 है। 24 साल की उम्र में अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आज से 15-20 साल के बाद कैबिनेट की आप प्रमुख सचिव हो सकती हैं, क्योंकि जितने कम उम्र में सिलेक्शन होता है चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आज मोदी जी से लोग मिलने के लिए परेशान हैं, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा 4 बार वो आपको फ़ोन करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से सारा सारा सिस्टम है। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप तो प्रॉपर IAS तो हो ही गए, जिला में कलेक्टर बन के आएंगी आज नहीं कल, तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, क्या लग रहा है? हाँ, एक्चुअली जब मतलब ऐसे सिंक हो गया कि हाँ रैंक 9 आई है, तो उसके बाद से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग गई कि अब पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का जो है सारी चीज़ें वो मेरे ऊपर आएंगी और मुझे बहुत सही डिसीजंस लेने होंगे उस टाइम पे। तो हाँ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के इंटरव्यूज में अक्सर महिलाओं का जब जिक्र किया जाता है और कोई महिला अगर कामयाब होती है, सफल होती है, तो सवाल ही यही होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे, नारी उत्पीड़न के लिए क्या करेंगे। तो मेरा भी समझ लीजिए कि वैसा ही सवाल है। और अगर कल को आप मतलब DM बनेंगी तो क्या करेंगे ऐसा कुछ कि मतलब थोड़ा सा लीक से हट के हो, और वास्तव में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले जितनी भी गर्ल्स होंगी, जितनी भी लड़कियाँ होंगी डिस्ट्रिक्ट में, वो एक फॉर्मल एजुकेशन ले। उसके साथ साथ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं ले, उनकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मतलब उसके लिए स्कूल्स में मैं कोशिश करूँगी कि इतनी अच्छी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ही हो कि आगे चल के उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जॉब पाने में या किसी भी तरीके की। उसके साथ साथ हाँ, विमेन सेफ्टी पे भी मैं काम करना चाहूँगी। बिल्कुल सही है, विमेन सेफ्टी में काम करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप उन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सशक्त देखेंगे जिनसे उनका घर चलता है। यानी कि अगर आप स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे वुमेन्स काम करती हैं, सम्मान तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर होती है, तो सम्मानित तो अपने आप वैसे ही हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप तैयारी करी थी 2 अटेम्प्ट में, मतलब प्री निकला, फिर मेंस दी, फिर प्री निकला, फिर मेंस दी, तीसरे अटेम्प्ट में शायद आपका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। वो जब आदमी टूटता है, वो गिरता है, तो उसके बाद संभलना और फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। किन ताकतों ने फिर से आपको आज उठाया? हाँ, मतलब प्रीलिम्स फेलियर के बाद जब 3rd अटेम्प्ट में नहीं हुआ और कॉन्टिन्यूस फेलियर्स देखने के बाद, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे मेंटल इश्यूज जो हो जाते हैं, एंजाइटी वगैरह, वो थोड़ी सी फेस की थी। पर जब मैं जैसा बताया कि मैं जामिया आरसीए में थी, तो वहाँ पे जो मेरा पीयर ग्रुप था उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि इस स्टेज से बाहर आने में। उनके साथ मैं जो भी मेरी कमियां थी, जो मेरे अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा था सिलेक्शन, उन पे काम किया, उनके साथ नोट मेकिंग की, आंसर राइटिंग की, और इस वजह से ही आज ये पॉसिबल होता है। नसीम, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान इस UPSC के चक्कर में, क्योंकि वो जो लाल बत्ती का जो रुतबा होता है, अभी मैं आ रहा था आपके घर, लोग मतलब मैं मेडिकल कॉलेज से मुड़ा हूँ, गाड़ी रोका हूँ, ये भी नहीं लोगों ने पूछा कि कहाँ जाना है, बस वो सीधे वो रास्ता बता दिए कि मैडम का घर वो है। तो वो जो एक दिमाग में चलता है कि नहीं UPSC तो नहीं, इसके बाद जिंदगी खत्म, एक सुसाइडल
तरीके का लोग कदम भी उठा लेते हैं जिनका नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसके साथ साथ भी प्लान बी भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है जीने के लिए? जी मैं प्लान बी मेरा जो था वो स्टेट सर्विसेज थी, तो एक प्लान बी रखना मैं कहूँगी कि एक वाइज चॉइस होगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि प्लान बी है हमारे पास तो प्लान ए पे 100% काम ना किया जाए। लेकिन प्लान बी होना चाहिए। जी, क्योंकि निश्चित तौर पर दर्शकों, अगर प्लान बी नहीं होगा तो वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी का माहौल आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है नौसीन की एक चीज आती है और वो है भी, माननी भी चाहिए सबको, माध्यम की बात, मीडियम की बात है। इंग्लिश मीडियम नो डाउट बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं, वहीं हिंदी के कंपैरिजन बहुत ही कम, परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो पॉइंट में आता है, कभी कभी 1 या 2% हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अपनी अभिव्यक्ति की शैली जो है, माध्यम चाहे जो भी हो, उसमें बहुत ही पुख्ता बनने की जरूरत है। माध्यम तो खैर बाद में आता है। क्या कहेंगे आप? जी मैं कहूँगी अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तो आपका मीडियम जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो कंटेंट है उस पर काम करें, तो किसी भी मीडियम में काम करें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, उस पर काम करना ज़रूरी है। जनरल स्टडीज की बात आती है, चाहे वो फिल्म्स की बात हो, सीसेट की बात, सीसेट में तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, फिल्म्स के लिए आपका सेकेंड जो पेपर है उसके, फिर मेंस में भी जनरल स्टडीज का, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रिडिक्टेबल कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स नहीं है। उसके लिए बच्चे क्या करें कि हाँ वास्तव में यार इतना कर लो या ऐसे से कर लो, तो क्योंकि देखिए जो टॉप करता है आदमी उसी के पास जाता है, जबकि आपके पास भी लोग थे जिन्होंने टॉप किया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। जितना मैं जान रहा हूँ आप टॉपर्स के पीछे नहीं चले, क्योंकि सचिन का कोई कॉपी नहीं बन पाया, सौरव गांगुली का कोई कॉपी नहीं बन पाई, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। आप क्या कहेंगी? जी मैंने जैसे बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं अलग कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना यही चेंज लाया था कि मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी और जो सिलेबस के टॉपिक्स थे उन पे नोट करती जाती थी कि हाँ मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये 2 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं जो मैंने न्यूज़पेपर से पढ़े। इसकी वजह से जो मेरा आंसर्स थे वो बाकी बच्चों से अलग हो गए, क्योंकि बाकी बच्चे कोचिंग की कंपाइलेशन पढ़ के आ रहे थे। यानी मानती हैं कि कुछ भी मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो अलग नहीं करते हैं, बल्कि अलग तरीके से करते हैं उसी काम को। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अच्छा,